समड़ियाल PP52 के इलेक्शन में क्या हुआ, जो मुखालिफ जमातें हैं वो धांधली के इल्जामात लगा रही हैं। हबीब साहब ने इस पर सर्वे भी किया। इमरान खान से मुलाकात करने के लिए ओवरसीज पाकिस्तानियों का वफ्द एक बार फिर से पाकिस्तान में मौजूद है। इसके पीछे की क्या कहानी है? समड़ियाल एक ऐसा इलाका है जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PMLN तकरीबन बराबर चल रहा है। सर्वे का नतीजा ये था कि बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट, जो भी पार्टी जीतती वो पार्टी 2-3 हज़ार वोटों के फर्क से जीती। एक SHO का नाम बार बार उभरता है कि वो साहब एक पोलिंग स्टेशन पे जाते थे और वहां जाके बरसरे आम वो अंदर जाते थे और अंदर जाके लोगों को निकाल दिया जाता। फिर अंदर जो कुछ भी होता होगा उसके असरात फिर हमें 5 बजे के बाद देखने को मिले। एक ही नतीजे हर एक के पास तो आया पीछे से कहीं से सादी सी बात, ये तो सबको पता। लोग ये पुराने निजाम से जो 35-40 साल से पाकिस्तान में मुसल्लत था तंग आ चुके हैं इस वजह से कि वो सेकंड रेट सिटीजन अपने आप को महसूस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं थर्ड एम्पायर। मैं हूं उस्मान ओमान। समड़ियाल PP52 के इलेक्शन में क्या हुआ, क्योंकि जो मुखालिफ जमातें हैं वो धांधली के इल्ज़ामात लगा रही हैं। हबीब साहब ने इस पर सर्वे भी किया। हबीब साहब से इस पर डिटेल से बात करेंगे। इसके अलावा इमरान खान से मुलाकात करने के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वफ्द एक बार फिर से पाकिस्तान में मौजूद है। इसके पीछे की क्या कहानी है, इस पर भी हम बात करेंगे। कराची में जो वाक़या पेश आया अफसोसनाक, उस पर भी हम बात करेंगे। कैसे जो अमीर हैं, ताकतवर हैं, वो कानून से बालातर हैं। लेकिन सबसे पहले हम समड़ियाल की बात कर लेते हैं। हबीब साहब, आपने तो सर्वे भी किया और वो सर्वे बहुत चला भी, बड़ी पजीराई मिली आपके सर्वे को लोगों में। ये जो अब हम नताइज देख रहे हैं इस इलेक्शन के, ज़िमनी इंतखाब में 8 फरवरी के इंतखाब से भी ज़्यादा वोट पड़े हैं। ये समझ में नहीं आया, बड़ी दिलचस्प सूरत है। इस मुद्दे के पीछे क्या है वो समझाएं जरा। देखिए, एक तो बात पहले मैं सर्वे के बारे में क्लैरिफिकेशन चाहता हूँ वो मैं दूँ। उसकी वजह यह है कि उसमें चूँकि कंटेस्ट बड़ा क्लोज था, जो मेरे रिजल्ट्स थे वो बता रहे थे कि 41% इस PTA, 40% जो है वो PMLN और जो बाकी हैं वो दीगर जमातें थी। उसमें TLP भी है, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है। अब हुआ क्या? हुआ ये कि सब लोगों ने, मुख्तलिफ जमातों ने अपने, अब मुख्तलिफ जमातों नहीं बल्कि 2 ही जमातों ने, PTI के जियालों ने ये किया कि उन्होंने उसको काटा और सिर्फ वो लोग उठा लिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर रहे थे जी। मुस्लिम लीग नून वालों ने, दोस्तों ने वो काटे जो मुस्लिम लीग नून की बात कर रहे थे। यही होना था और दोनों को चस्पा मुझ पे कर दिया जी। मैंने एक ट्वीट देखा, किसी ने इसी तरह से नून लीग के किसी मतदान ने आपका वो सर्वे का हिस्सा शेयर करके लिखा हुआ था कि हबीब साहब ने बता दिया 100% यहाँ से नून लीग जीत रही है। अच्छा, अब इस तरह की एडिटिंग करके जब आप कोई मैसेज उससे अखज़ करने की कोशिश करते हैं तो ये इंतहाई गलत बात है, क्योंकि ये स्टेटिस्टिक्स का मामला है, ये मामला ग्राउंड पे रिसर्च का है। उसके बाद फिर हम जो नतीजा अखज़ करते हैं वो आपको बताते हैं। तो अगर आप उसको डिस्टॉर्ट करेंगे इस तरीके से तो वो नतीजा ना आपके काम का होगा, ना किसी और के काम का होगा, ना जीतने वाले के काम का, ना हारने वाले के काम का। बहुत काम है। तो लिहाजा ये बात तो मैं पहले एट द आउटसेट वाजे कर दूं। मुझे बहुत सारे दोस्तों ने फ़ोन किया, मुझे गौहर भट्ट साहब ने कॉल की। उन्होंने कहा, हबीब यार, तुम्हारे से जुड़ा हुआ एक इलेक्शन सर्वे चल रहा है जिसमें ये बात कही गई है, सारे के सारे लोग ये कह रहे हैं। तो मैंने उन्हें वाजे किया कि गौहर भट्ट साहब, ये मैंने नहीं किया, ये उसकी कटिंग ज़रूर है, एडिटेड है ये वर्जन, ये मेरा वर्जन नहीं है। उसके बाद आज मुझे शामी साहब की कॉल आ गई। शामी साहब ने भी मुझे कहा कि हबीब अकरम, ये तुम तो अच्छे खासे आदमी हो, ये तुम्हारी वजह, तुम्हारे नाम से ये चीज़ चल रही है। मैंने उन्हें ये वाजे किया कि शामी साहब, ये है असल मामला। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि तुम मुझे उसका बाकायदा, मुझे इसका लिंक भेजो ताकि मैं पूरा खुद देखूं। मैंने फिर उन्हें पूरा भेज दिया। मैंने कहा, जनाब आप ये देख लीजिए। ठीक है। अच्छा, फिर सर्वे का दूसरा हिस्सा एक ऐसा होता है जो कैमरे से बाहर का होता है जी। अच्छा, जब वो कैमरे के बाहर का जो हिस्सा होता है वो इसलिए किया जाता है कि कहीं खुदा न खास्ता ऐसा तो नहीं है कि लोग किसी वजह से कैमरा देख के डर रहे हों, या कैमरा देख के किसी दूसरी एक पार्टी के लोग किसी एक जगह इकट्ठे हो जाएं, पहुंचा भी देते ना, ठीक है, और फिर ऐसा भी हो सकता है। तो लिहाजा उस गलती के इम्कान को दुरुस्त करने के लिए हमारा जो सर्वे होता है उसमें एक हिस्सा, और वो बहुत बड़ा हिस्सा होता है, जो दरअसल बाहर भी चल रहा होता है। 2 चीज़ें ना उसमें, सैंपल साइज भी बड़ा हो जाता है। सैंपल साइज भी बड़ा हो जाता है। तो जब आप कैमरे पे उसको देखते हैं तो आप उसमें से कुछ काट पीट सकते हैं, लेकिन नताइज जो है वो इस तरीके से तैयार किए जाते हैं। खैर, ये तो थी प्रोफेशनल बात। अब
जब हमने सर्वे किया तो सर्वे का नतीजा ये था कि बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट है, यानी जो भी पार्टी जीतती वो पार्टी 2-3 हज़ार वोटों के फर्क से जीती, मामूली मार्जिन से। PMLN जीतती तो 2-3 हज़ार नेक टू नेक, अगर जीतती तो 2-3 हज़ार से जीत जाती, और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होती तो ये 3 से 5 हज़ार वोटों के साथ जीतती। ठीक है। जब इतना क्लोज कॉन्टेस्ट होता है तो आप उसके बारे में यकीनी तौर पे नहीं कह सकते कि फलां जीतेगा और फलां हारेगा, इसको आपको बराबर बराबर ही समझना चाहिए। समड़ियाल एक ऐसा इलाका है जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PMLN तकरीबन बराबर बराबर चलती हैं, बल्कि बराबर बराबर जमातें नहीं चलती, शख्सियात चलती हैं। वहां पर जमात है तो PTI है, शख्सियत है तो PMLN की। ठीक है। जो अरशद वड़ाइद साहब मरहूम थे, अल्लाह उनकी मग़फ़रत करे, और उनकी साहबजादी, ये भी वहाँ पर मतलब इनके अपने ज़ाती वोट भी हैं, इनकी जो ज़ाती सेटिंग है वो भी मौजूद है, लेकिन बतौर जमात वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद है। ठीक है। तो लिहाजा एक ज़ात का और जमात का वोट था। अब ज़ात के साथ जो ठप्पा लगा हुआ था वो था शेर का, और शेर जो है वो इस वक्त आपको पता है कि 2024 के इलेक्शन में फॉर्म 47 के मुताबिक हुकूमत में, तो पंजाब हुकूमत का भी पूरा असर रसूख था। अब आप ज़रा वहाँ जाके समड़ियाल में अब भी जाके देख सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों में वहाँ कौन कौन से काम हुए और लोगों ने किस तरीके से काम करवाए। हालांकि इलेक्शन कमीशन जो आम तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारीक तरीन गलती को पकड़ के उसकी सख्त तरीन सज़ा देता है, उस इलेक्शन कमीशन को ये मामला शायद वहाँ पर नज़र नहीं आया होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन दूर बैठा हुआ था इस्लामाबाद में। हाँ, यही हरकत PTI से सरजद हुई होती तो यकीनन इलेक्शन कमीशन की तेज़बीनी वहाँ तक पहुँच जाती और उसके कुछ असरात होते। एक नंबर 2, वहाँ पर जो बहुत सारी वीडियोस गर्दिश कर रही हैं जी कि पुलिस ने किस तरीके से मदाखलत की, ख़ास तौर पर जब वोटिंग हो रही थी। एक SHO का नाम बार बार उभरता है कि वो साहब जाते थे एक ख़ास जगह पे, और वहाँ पे एक पोलिंग स्टेशन पे जाते थे, और वहाँ जाके बरसरे आम वो अंदर जाते थे और अंदर जाके लोगों को निकाल दिया जाता था। फिर अंदर जो कुछ भी होता होगा उसके असरात फिर हमें 5 बजे के बाद देखने को मिले। तीसरी बात यह है कि वहाँ पर जो अहम तरीन चीज़ हुई वो ये है कि जो रिटर्निंग ऑफिसर थे उनके सारे के सारे उनका जो दफ्तर था उसको कार्डन ऑफ कर दिया गया था। क्यों? ये भी तो एक सवाल है ना जी। आखिर क्यों कार्डन ऑफ किया गया था? मतलब जब इतना छोटा सा शहर है, छोटा एक हलका है, उस हलके में इलेक्शन जो हो रहा है तो लोगों को ट्रांसपेरेंसी होती हुई दिखनी चाहिए, और ख़ास तौर पे जब 2024 का इलेक्शन पूरी दुनिया में हमारी भद उड़वाने में एक अहम किरदार अदा कर रहा है, तो कम अज़ कम एक इलेक्शन को, एक हलके का इलेक्शन था ना, अगर PTI जीत जाती तो PMLN को कोई नुकसान नहीं था, इसकी हुकूमत नहीं जा रही थी, और अगर PMLN जीत गई है तो इसकी हुकूमत कोई मजबूत नहीं हुई है, इससे एक सीट से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को फर्क नहीं पड़ता था। इसी वजह से जब ज़िमनी इलेक्शन होता है, चूंकि उसमें हुकूमत नहीं बदलती, तो वोट जो है वोटों का इंटरेस्ट उसमें कम हो जाता है। फिर इसके साथ जुड़ी हुई बात है कि इलेक्शन पूरे मुल्क में हो रहा होता है तो हर शख्स को एहसास होता है कि वो हुकूमत बनाने में किरदार अदा करता है। हाँ जी। ज़िमनी इलेक्शन में ऐसा नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें थी मिली हुई जिनके नताइज अब हम देख रहे हैं। अब देखिए, इस इलेक्शन को अगर फ्री कहा जाए तो ये मुनासिब बात नहीं है, इसको फेयर कहा जाए तो भी ये मुनासिब बात नहीं है, शफाफ कहा जाए तो भी ये मुनासिब बात नहीं है, गैर जानिबदाराना होने का हुक्म भी इस इलेक्शन पर नहीं लगाया जा सकता। इस इलेक्शन में जो कुछ हुआ है वो सब कुछ सामने है। कुछ चीज़ें आज बताई जा सकती हैं, कुछ चीज़ें आने वाले दिनों में बताई जा सकेंगी। जब कुछ हालात बेहतर होंगे तो उस वक्त पता चलेगा कि इस इलेक्शन कैंपेन में किस किस ने क्या रोल प्ले किया था। हाँ, ये लास्ट ही मैं ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि इलेक्शन के बारे में ओरिजिनली ये सोचा गया था कि ये फ्री एंड फेयर करा लेते हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग नून जीत जाएगी, छोटा मोटा अगर कहीं फाइन ट्यून करना पड़ा तो कर लेंगे। आलिया हमजा साहिबा ने वहाँ पे एक रैली निकाली, और उस रैली के बारे में जो अहलियाने सियालकोट और समड़ियाल है वो कहते हैं कि ये चूँकि 9 मई के बाद 2 साल गुजर चुके हैं, पहली बार इतनी बड़ी रैली थी, और इस पर बड़ा हैरत का इजहार भी किया जा रहा था कि PTI को इजाज़त मिल गई रैली निकालने की। इतनी बड़ी रैली थी कि वो सारे का सारा शहर बाहर था,
तो उस वक्त जो इमरजेंसी इक़दामात 8 मई 2024 को शाम 5 बजे लिए जाने शुरू किए गए थे, वो इस इलेक्शन में 2 दिन पहले से ही शुरू हो गए, और फिर जो कागजी काम है, जो कुछ भी है, फिर उसका नतीजा आपने देख लिया है। बहरहाल समड़ियाल का ये इलेक्शन एक बार फिर हम सब के लिए और हुकूमत के लिए बिलखुसूस, इलेक्शन कमीशन के लिए बिलखुसूस ये कोई बाइस इज़्ज़त नहीं है। इसका मतलब है कि इस इलेक्शन के नताइज से एक बार फिर से पीटीआई को ये मैसेज दिया गया कि आपके लिए कोई जगह नहीं है इस सिस्टम में। सेकेंडली, अवाम को भी ये मैसेज दे दिया गया कि आपकी राय की, आपके वोट की कोई अहमियत नहीं है। अकबर, आप बताएं, ये जो इसमें पुलिस का किरदार रहा, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, आप उससे पहले टीवी चैनल्स के किरदार की बात करें। हबीब साहब जो 5 बजे पे आ रहे थे, आप सब ने टीवी लगाया होगा जी। वो ऐसे जैसे बाजमात होके माशाल्लाह सारे आए हैं ना, और एक ही नतीजे हर एक के पास। वरना भाई हमने भी यहाँ पे 16-17 साल इलेक्शन कवर किए हैं। एड्डा तो नहीं होता कि मतलब सारों पे एक ही ठक 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 सेम नतीजा, सब पे अचानक वो आया। मतलब वो आया पीछे से कहीं से, सादी सी बात है, ये तो सबको पता है। मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं जनाब के, वो किसी ने लिखा कि जनाब सेंट्रल पंजाब रिटर्निंग टू गुड ओल्ड डेज, वो उसको ऊपर कोट करके लिख रही हैं सेंट्रल पंजाब नहीं, होल पंजाब, पूरा पंजाब रिटर्निंग टू गुड ओल्ड डेज। यार एक जलसा करने देना पीटीआई को, गुड ओल्ड डेज पता चल जाएंगे कि लोग कहाँ पे कितना होते हैं। और ये हबीब साहब ने बिल्कुल ठीक बात की, वो 2 जाट बरादरी है, घुम्मन और एक बड़ैच। अब मेरी चूंकि रिश्तेदारी है वहां पे, अच्छा, मेरा इलाका भी वही है, तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि वो नेक टू नेक है ही इस वजह से, क्योंकि तकरीबन इवनली बेस्ड हैं वो दोनों बरादरियां वहां पे मुख्तलिफ इलाकों के अंदर। ये मामला कुछ चक इनके हैं, कुछ शहर में आबाद हैं, कुछ गांव इनके हैं, वो इस तरह से मामला, तो इससे ज्यादा वो होना नहीं था। उसके अलावा मरियम साहिबा ने तो एक AI बेस्ड जो है ना, वो जाली शेर की भी एक वो रोर लगा दी है अपने ट्विटर के ऊपर। बट सवाल सर ये है यहाँ पे कि ये रोना रोते हैं यहाँ पे अजीबो गरीब। मुझे ना गुस्सा इलेक्शन से ज्यादा और इदारों से भी ज्यादा, जिसमें इलेक्शन कमीशन है, जिसमें पुलिस है, जिसमें जुडिशरी है और दीगर इदारे हैं, कुछ ऐसे जाली दानिश्वरों पे आता है जिन्होंने टर्म निकाली हुई है पोलराइजेशन हो रही है यहाँ पे। दूसरा निकाला कल्ट बना लिया कोई, तीसरा को निकाल के ले आता डेमोगोगरी हो रही है। डेमोगोगरी, और वो है, वो भी तमाशा है। अच्छा, मामला उसके अंदर क्या है भाई? मामला ये है कि लोग पोलराइज क्यों हो रहे हैं। लोग ये पुराने निजाम से जो 35-40 साल से पाकिस्तान में मुसल्लत था, तंग आ चुके हैं इस वजह से कि वो सेकंड रेट सिटीजन अपने आप को महसूस करते हैं। वोट डालते हैं तो उनका वोट नहीं गिना जाता, थाने जाते हैं उनकी सुनवाई नहीं होती, अदालत जाते हैं उनका केस नहीं लगता। अच्छा, अमीर ही अमीर से अमीर हो रहा है, बाकी तो सारे बेचारे नीचे आ रहे हैं। मिडिल क्लास से थोड़ी सी बन रही थी, उसको भी मार मार जुतियां 9 मई के बाद, कई दौड़ रहे हैं, कई इधर हो रहा है, वो सब मामला हो रहा है। तो भाई पोलराइजेशन जो है ना, ये जो कुतबियत है नजरियात में कि इतना मुखालिफ कोई हो गया, भाई इस वजह से हो गया कि वो नफरत इस वजह से कर रहा है कि एक वोट डालने गया है, एक वो हल्का है वहां पे, उथे भी दूसरी SHO गल देता पढ़ के, उधर भी जाके वो बदमाशियां चल रही हैं। पुलिस तो यहाँ पे पुलिस गर्दी, वो जो वर्ड यूज करते हैं, पंजाब की तो खैर वैसे ही वो माशाल्लाह मशहूर जमाना है, लेकिन वो एक ना अब चूंकि पंजाब की बात हो रही है, समड़ियाल की बात हो रही है, साढ़े इलाके की गल हो रही है सर, मैंने एक मुहावरा याद आ गया पंजाबी का, ये सारी सूरत हाल है उसमें। वो पंजाबी मुहावरा वो कहता है, बांदर खावे फुलियां ते भंगड़ा पावे रिच। साढ़े वालों फिर जो मर्जी करता रहे, सानू की लगे, लोगों का ट्रस्ट ही उठ जाए सिस्टम से। इस तरह के मामला ये है सबसे खौफनाक बात। ये है जब आप इलेक्शन को फ्री एंड फेयर नहीं होने देते। देखिए, फ्री एंड फेयर होने के 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि वो सबको नजर आ रहा हो कि ये फ्री एंड फेयर हो रहा है, किसी पोलिंग एजेंट को बाहर ना निकाला जाए, किसी वोटर को ना रोका जाए, किसी और मतलब जो भी प्रोसेस है वो सबके सामने हो रहा हो। जब ऐसी चीज़ें हो रही होंगी तो वो ट्रांसपेरेंट होगा। और दूसरा इसका हिस्सा ये है कि जब इलेक्शन हो रहा हो, जिस इलाके में इलेक्शन हो रहा हो, तो वहाँ की सारी एडमिनिस्ट्रेशन इवन हैंडेड हो जाए और वो नज़र आ रही हो। पाकिस्तान में तो हबीब साहब, अब मुझे नहीं लगता कि कभी ऐसा कोई इलेक्शन अब हो सके। रिगिंग हमेशा हुई है इलेक्शंस में, हर जगह पे होती थी, लेकिन ऐसे नहीं उम्मीदवार अपने जोर के मुताबिक कर लेता था। लेकिन अब तो वो बिल्कुल नंगा हो गया मामला, और किसी को शर्म भी नहीं आती अभी करते हुए कि इस कदर क्या कहना चाहिए, मतलब धक्के के साथ, ऐसा लगता है मुझे के साथ। जब ये इलेक्शन हुआ होगा ना, किसी ने किसी को मैसेज भेजा होगा, जॉब डन सर। सर इससे मतलब ये 8 फरवरी का जो इलेक्शन हुआ है ना, इस इलेक्शन को देखने के बाद मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है कि पाकिस्तान में अब दोबारा कभी चले जो 18, 13
8 कोई वैसा इलेक्शन भी हो सकेगा? मुझे नहीं लगता। अब जो भी इलेक्शन होगा वो 8 फरवरी से बदतर होगा। देखिए इंशाल्लाह पाकिस्तान में अच्छा इलेक्शन भी होगा और पाकिस्तान की जो जमहूरियत जो है वो पनपेगी भी, यहाँ पे फले फूलेगी भी, लोगों की आवाज़ सुनी जाएगी। क्योंकि जिस मुआशरे में लोगों की आवाज़ नहीं सुनी जाती फिर वहाँ इंतहा पसंदी पैदा होती है। जमहूरियत की तो लाश पड़ी है, देखें बस वहाँ दफनानी रह गई है। इंतहा पसंदी पैदा होती है, वहाँ पे लोगों को अपने जब सिस्टम पे उनका भरोसा नहीं रहता तो फिर लोग फैसला करते हैं अपने हाथ से, जैसा ये कराची में हुआ। सर वो लाल मली वाला इलेक्शन देखें आप सिंध में जी, वो जो एक मामला था वो भी रजीम तो वही है ना सारी, वो मिला के उन्होंने जो किया। इसी से वो सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं साकिब विर्क साहब, उन्होंने एक ट्वीट खड़काई और मैं पढ़ के सुना दूं जरा। वो चूंकि अपने सिकंदर सुल्तान राजा साहब के बारे में, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के बारे में, साकिब विर्क साहब जो है ये कोर्ट रिपोर्टर है, कोर्ट रिपोर्टर जी सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। वो कहते हैं जी मैंने एक दफा चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पूछा कि आखिर आपकी इमरान खान से मुखालफत की वजह क्या है, तो उन्होंने जवाब दिया कि इमरान खान ने 8 जुलाई 2022 के खुशाब जलसे में मेरी अहलिया की आला ओहदे पर पोस्टिंग को नून लीग की तरफ से, नून लीग हुकूमत की जानिब से रिश्वत करार दिया था। अच्छा, तो लिहाजा होने तो नतीजा अखज करो जो वो बता रहे हैं खुद कि मैं तो फिर तो उनके रखांगा पीटीआई नो। यार खुदा का खौफ कीजिए। वो पहले वो काजी फायजीसा का पता चला, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जनाब वो इमरान खान ने अपने खिलाफ कर लिया। यार ये कौन लोग हैं हबीब साहब, कि मतलब वो जाती नाद के अंदर उन्होंने पकड़ के तो फिर ये साकिब विर्क साहब अगर सच कह रहे हैं तो देखिए सबसे पहले तो हमें ये बात जहन में रखनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जो सिस्टम है, जो मौजूदा बंदोबस्त है, दरअसल वो मफादात का एक पिरामिड बनाया गया। जब आप मफादात का पिरामिड बना लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि फिर आप एक दूसरे की सपोर्ट पे रहते हैं। अब मुझे नहीं पता उनकी बेगम साहिबा मोहतरमा कहाँ पे हैं, अच्छी ऑफिसर होंगी, मैं तो इस पर कोई बात नहीं करना चाहता। अहम बात यह है कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब के क्या इक़दामात कुछ बता रहे हैं। उनके इक़दामात जो बता रहे हैं वो मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ। इलेक्शन कमीशन एक दस्तूरी इदारा है, उस दस्तूरी इदारा 11 जज सुप्रीम कोर्ट के ये कह चुके हैं कि जो काजी फायज ईसा का वो जो फैसला जो बल्ले के बगैर था, उस बल्ले के फैसले को भी दुरुस्त इंटरप्रेट नहीं कर सका। काजी साहब खुद कह गए, खुद काजी भी कह रहा था। तो उसके बाद वैसे साहब लगाने की माजरत करता हूं। अच्छा, तो जब ये फैसला इलेक्शन कमीशन एक पूरा फैसला नहीं पढ़ सकता और उससे पढ़ के दुरुस्त नताइज नहीं अखज़ कर सकता, तो उस इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी तो जाहिर है उसके सरबराह के हिस्से में ही आएगी ना। और फिर जब 11 जजों ने ये कह दिया है और उसके बाद फिर वही इलेक्शन कमीशन उठता है और फिर एक फ्रीक बन के एक सियासी जमात के खिलाफ चला जाता है। ये जजों ने पूछा कि भाई आप क्यों बने हैं, आपका क्या मसला है। अच्छा सर, टेन्योर भी खत्म हो गया हुआ वैसे। हाँ, 6 महीने हो गए। बात ये है कि उनका टेन्योर भी खत्म हो गया हुआ, कमाल। और फिर वो मुसलसल अपने ओहदे पर फाइज है। अब देखिए ये जो सारी चीजें हो रही हैं, जब एक ही ऑर्डर में हो रही हो और एक ही अंदाज में हो रही हो, हदफ एक ही हो और मफादात एक ही तरफ जा रहे हो, तो फिर आप जाहिर है सवाल। लेकिन हबीब साहब दुख इस बात का होता है ना कि अपने मुफादात के सिलसिले में आपने जो भी पिरामिड्स बनाए हुए हैं, एक शख्स की दुश्मनी में नुकसान आप पूरे मुल्क का, पूरी आवाम का, हम तमाम लोगों का, इस मुल्क के नौजवानों का, इस मुल्क के बच्चों का, सबका कर रहे हैं सिर्फ एक शख्स की दुश्मनी में। और आपकी उससे दुश्मनी है, हमारा तो कोई कसूर नहीं है, आप हमारा नुकसान क्यों कर रहे हैं? देखिए अब मसला यह है कि इन सब ने मोस्टली लोगों के, और अगर हम लोग आवाज़ उठाएं उस पर कि हमारा नुकसान क्यों हो रहा है, तो फिर हमें नौकरियों से भी हाथ धोना पड़ता है, फिर कोई पता नहीं कोई अपने घर से भी उठाया जाए। उसमें आप देखें ना, जस्टिस काजी फायज ईसा थे। अब फायज ईसा साहब की जो उनकी बेगम साहिबा है, बेगम साहिबा और बच्चे गालिबन दोनों ही बैरून मुल्क शहरियत रखते हैं गालिबन। जी जाहिर है बेगम की अगर नेशनलिटी है स्पेन या इटली की, जहाँ की भी, क्योंकि जहाँ तक जिक्र हुआ था, हो सकता है उनकी उनके बच्चों की ना हो, लेकिन उनके बाहर उनके मकानात की मौजूदगी तो बिल्कुल साबित हुआ है। 100%। अच्छा, इसी तरह और बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान में, जो बड़े लोग हैं उनके मकानात,
उनके बच्चे इस मुल्क से बाहर जा चुके हैं। ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग जो इस वक्त हमारे रियासती ढांचे में हैं, उनका इंटरेस्ट खत्म हो गया हुआ। कई लोगों के बारे में अब पता चलता है कि वो फलां अफसर कहाँ पे है जी, वो कनाडा में, वो फलां अफसर कहाँ पे जी, वो पुर्तगाल में, वो जी फलां साहब जो हैं वो कहाँ पे जी, वो अमेरिका में। सबने अपने मुस्तकबिल सिक्योर किए हुए हैं ना हबीब साहब। इस मुल्क में हुकूमत तो यहाँ पे करनी है, हाँ। और बच्चे और दूसरी जो असासे और रिटायरमेंट के बाद की उम्र भी यहाँ पे पाकिस्तान में, मैं बहुत सारे रिटायर्ड लोगों से माजरत के साथ, बहुत सारे आज भी आप लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में जाएं, बड़े बड़े मकान हैं, एक बुजुर्ग बैठे हैं जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, ऐसे है, और उनके सारे बच्चे जो हैं वो इस मुल्क से बाहर। सर आप रिटायर्ड की बात कर रहे हैं, जो ऑन जॉब्स हैं लोग जी, एक मैं उस पर डिटेल में क्या जाऊँ, मैं ज़ाती तौर पे बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स जानता हूँ। बेटा बेटी अच्छी डिग्री करने बाहर किसी आला यूनिवर्सिटी में, आईवी लीग यूनिवर्सिटी से करेगा, उसके बाद अमेरिका में, बरतानिया में, दुबई में किसी अच्छे बैंक में, किसी फर्म में लगवा दिया जाएगा, और यहाँ से साहब का एक फ़ोन जाएगा कि वो ज़रा 2-4 करोड़ डॉलर रखवा तो दें बेटे क्या रेफरेंस है वहाँ पे। अच्छा जी, तो नौकरियां ऐसे पक्की होती हैं। सिस्टम चल रहा है। हाँ, अभी साहब रिटायर नहीं हुए होते और ये मामला चल रहे होते हैं। अच्छा चलें, बहरहाल आगे की हबीब साहब बात करते हैं। खान साहब से मुलाकात करने के लिए एक और ओवरसीज का ग्रुप पाकिस्तान में मौजूद नहीं, था। अभी तो नहीं, अभी नहीं है, पहले था। अब आई डोंट नो कि वो मुलाकातें हुई नहीं हुई, क्या सिलसिला बना। जिनादी हुई, कुछ लोग कह रहे हैं उनकी मुलाकातें नहीं हुई, पता नहीं हुई होंगी। बहरहाल ये जो पहले कुछ लोग आए थे हबीब साहब नवंबर में मुलाकातों के लिए, उनमें से एक साहब हैं तनवीर अहमद साहब, उन्होंने बात की लंदन में, टीवी पे भी यहाँ चली, वो बड़ी कुछ अजीब सी बातें कर रहे हैं। उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि जैसे वो यहाँ पे शायद कोई और ही एजेंडा लेकर आए थे। से बात थोड़ा सा सीधा रखें ना आप। उनकी लंदन में मुर्तज़ा अली शाह साहब जो जियो के नुमाइंदे हैं, उनसे एक शादी में अचानक मुलाकात हुई। यहाँ से शुरू करें, और फिर मुलाकात के बाद वो तफसील मेरा ख्याल है नाजरीन ने देखी भी होगी, जो वहाँ जाके उन्होंने अच्छा वो मिलने आए थे, बात करने आए थे इमरान खान साहब के लिए, यहाँ पे बनाया गया उनके लिए जेल खुली, लेकिन बाहर जाके उन्होंने बताया कि खान साहब अंदर मैं बात करके खान साहब सारा मसला तो आप में है। हाँ। अच्छा देखिए, जिस तरह से उसका ड्रॉप सीन पाकिस्तान में एक बड़ा रवाज चल चुका है ना कि यहाँ पे विक्टिम ब्लेमिंग एक बहुत ही आसान काम होता है। मसलन हमारे ये एक सोच होती है, अकबर और उस्मा, ये एक सोच होती है कि जो शिकस्त खुर्दा लोग और थोड़ा बहुत जिनके पास पैसा आ जाए तो वो समझते हैं सारे कामयाबी के गुरु नहीं मालूम। जी। अच्छा, मसलन आपको यहाँ पे ऐसे लोगों की कमी नहीं है। हम वो मजमून पढ़ा करते थे अखबारात में, वो किताबें आज भी मौजूद हैं जिसमें बताया गया है कि दरअसल भुट्टो ने क्या गलतियाँ की जिनकी वजह से उन्हें फांसी मिली। हाँ जी। यानी सारे का सारा इल्ज़ाम भुट्टो पे। अच्छा, उसके बाद बेशुमार चीज़ें आपको ऐसी मिलेंगी कि जो फलां था ना, उसने तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। ये एक तर्ज अमल है। अब पाकिस्तान में जब कानून और दस्तूर की बात की जाती है तो ऐसे शख्स के बारे में कहा जाता है जो कानून और दस्तूर की बात करे कि यार इसे असल मामलात का पता नहीं है। अच्छा, उसके बारे में ये कहा जाता है कि यार देखो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। यानी इस मंतक के मुताबिक नेल्सन मंडेला तो नहायत अहमक आदमी थे, जो हबीब जालिब थे वो तो नहायत नाकम्मे आदमी थे। फिर तो आप दुनिया में अजीमत और इस्तकामत को निकाल दें ना। सही है, ठीक है, डिक्शनरी से निकाल दें ना। उसूल की पैरवी और पाबंदी करने के जज्बे को आप सराहने की बजाय उसकी मजम्मत शुरू कर दें, यही होगा ना। देखिए, अब कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बड़े आराम से कह देते हैं कि इमरान खान की ये गलती भी है, ये गलती भी है, ये गलती भी है, ये गलती भी है। भाई एक पॉलिटिकल आदमी है, वो जितना कुछ कर रहा है उसमें बहुत सारी गलतियां होंगी, लेकिन अहम बात यह है कि वो क्या वो दस्तूर और कानून उसकी इजाजत देते? सही। तो सियासत में गलती की सजा आवाम देते हैं, कोई और नहीं देता जी। यहाँ पे इमरान खान के साथ लोगों को जो मिलवाने की कोशिश की गई उससे शायद वाकई रास्ता निकालना मतलूब होगा, लेकिन ये एक पैटर्न भी है कि जब भी किसी तहरीक का ऐलान होता है और तहरीक की तैयारियां जोरों पे होती हैं तो कुछ लोग दोबारा मैदान में लाए जाते हैं बात करने के लिए, और ये तरीकाकार है, इसमें कोई मजाकी की बात नहीं। अब ये अचानक अब क्यों शुरू हो गई बात? एक दफ़ा फिर तहरीक का ऐलान फिर हो चुका है। तहरीक का ऐलान भी हो चुका है,
अमेरिका में एक्चुअली कुछ डेवलपमेंट्स हो गई। अच्छा जी, अमेरिका में एक बार फिर वहाँ पे जो मुख्तलिफ एक वहाँ पे जो उनके कांग्रेसमैन होते हैं और जो दीगर उनके सियासतदान हैं, वहाँ पे फिर से एक डिबेट शुरू हुई और उस डिबेट का शायद कोई मंतकी नतीजा या तहरीरी नतीजा कुछ दिनों में सामने आएगा। तो अब वो चूँकि सारी दुनिया को पता है कि वो हो रही है, तो अब उस डिबेट के शुरू होने से पहले एक ऐसे शख्स को, एक ऐसे लोगों को मैदान में लाया गया है कि जो सारे का सारा इल्ज़ाम जो है वो इमरान खान पर डालते हैं। अच्छा, अब चूंकि ये साहब कहने वाले एक अच्छे बिजनेसमैन हैं, बहुत अच्छे होंगे, अल्लाह ताला इनके रिस्क में बरकत डाले, और फूड चेन चलाते हैं अमेरिका में और ट्रांसपोर्ट वगैरह का बिजनेस टाइकून भाई बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा है ना। मसला ये है कि अब ये साहब सियासत और बिजनेस में शायद तफरीक नहीं कर पा रहे। सईदी, एक बात बताइए, आप बहुत से ऐसे लोगों को जानते हैं, तनवीर साहब को आप शायद ज़ाती तौर पे ना जानते हो, लेकिन आप बहुत से ऐसे लोगों को जानते हैं, मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं कि जो खासतौर पे अमेरिका में मुकीम बिजनेसमैन जो यहाँ पे आते हैं, एक उनकी ये भी बड़ी पुरानी ख्वाहिश है। एक तो आपने बिल्कुल सही निशानदेही की कि हम अकले कुल हैं, सियासत का भी हमें पता है, समाजियात का भी हमें पता है, तरक्की कैसे करनी है हम बताएंगे, वो सब मामला होता है। लेकिन एक कदर उनमें जी मुश्तरक है, वो इनका दिल करता है कि बड़ी शख्सियत हमें मिले भी। यहाँ पे पैसे तो मैंने वहां पे कमा लिए हैं, मैं इधर आया हूं तो यहाँ पे मुझे आईजी मिले, यहाँ पे मुझे कोई वजीर मिले, मुझे भी प्रोटोकॉल, यहाँ पे मुझे कोई सेक्रेटरी मिले, यहाँ पे मुझे कोई और मिले, तो ये भी तो शौक है ना। और कौन? और बड़े उसकी वजह यह है कि बहुत सारे जो यहाँ के लोग हैं हमारे, वो जब बाहर तशरीफ़ ले जाते हैं तो ज़ाहिर सरकारी तौर पे जाएं या निजी तौर पे जाएं तो वहाँ पे डॉलर में या पाउंड में या यूरो में ख़र्च करना बड़ा मुसीबत का बाइस होता है। हालांकि इनके पास इतने पैसे होते हैं, ये इज़्ज़त से जाएं, वहाँ पे रहें, काम करें, लेकिन अब जो भी आप घूमना फिरना तो कर लें, लेकिन वहाँ पे इनकी ख्वाहिश ये होती है कि मेज़बान भी हमें मिले और मेज़बान शॉपिंग भी करवाए जो यहाँ से जाते हैं। जी, और बाज़ जो लोग होते, इस वजह से उनके ताल्लुकात भी यहाँ पर काफ़ी होते हैं और बड़े बड़े ऊंचे होते हैं। बाज़ औक़ात आप देखते हैं कि अच्छा इस आदमी का ताल्लुक वहाँ पे भी है, तो कुछ बाज़ औक़ात हैरत आपको भी होती है। तो ये चीज़ें चल रही होती हैं। एक और पॉइंट भी सर मेरे, अच्छा मैं आपको एक, ये जो सेल्फ मेड होते हैं ना, कई बहुत सारे वो हैं, अब वो चूंकि एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव भी है कि जब वो बेचारा यहाँ से गया होगा तो उन्होंने ऐसे जो नहीं अमरे से बढ़न देंदा होएगा, तो फिर वो बात तो कहेगा ना कि मैं आईजी ने मिला जाके ऐसा जो नहीं पैसे करा। अब हमारे एक बड़े जय्यद मौलाना है, वो एक दफ़ा यहाँ से तशरीफ़ ले गए लंदन में, तो लंदन में जाके हमेशा वो ठहरा करते थे अपने एक दोस्त की तरफ। तो अब चूँकि हुकूमत बदल चुकी थी और उनका मामला हुकूमत के साथ अच्छा था, तो वो जब वहाँ पे पहुँचे तो यहाँ से हदायत पाकिस्तानी सफारत खाने को की गई कि हज़रत मौलाना मद्दज़ल्लाहुल आली जैसे ही कदम रंजा फरमाएँ हिथ्रो एयरपोर्ट पे, तो उनके सामने उनके दीदा दिल फर्श राह कर दिए जाए। अच्छा, अब सफारत खाने वाले बेचारे मासूम, अब वहाँ पे ये हुआ कि उन्होंने गाड़ी तो भेज दी, साथ एक मुनासिब सा अफसर भी चला गया और वो लेके उसी छोटे से घर में चला गया जहाँ पे हज़रत मौलाना तशरीफ़ रखा करते थे, तो या क़याम फरमाया करते थे। तो जब वो गाड़ी उस रास्ते पर पड़ी और वो उस घर के सामने पहुँचे तो हज़रत मौलाना ने फरमाया कि क्या तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि इस्लामाबाद ने तुम्हें क्या हदायत दी? उन्होंने कहा जी ठीक है सर, मैं समझ गया। उन्होंने इस्लामाबाद रब्ता किया या अपने मुतलका सफ़ीर से या वहाँ से रब्ता किया, मसीद तो नहीं लगे, तो पता चला नहीं, अब ये पता उन्होंने कहा जी अच्छा फ़लाँ होटल कर दे, जो उस मकान की निस्बत बहुत बड़ा था, वहाँ वो फ़लाँ होटल में गए तो आज जनाब को वो होटल भी पसंद नहीं आया। अच्छा, तो फिर उन्होंने ख़ुद अपनी, ज़ाहिर है जो हमारे उलमा हैं ना बड़े सादा मिजाज होते हैं, इन्हें जो चीज़ों का, ये जो दुनियावी चीज़ें हैं, दुनियावी मामलात में बड़ी बड़ी चीज़ें ही पता होती हैं। छोटी मोटी चीज़ें नाक पे लंदन का जो सबसे बड़ा होटल था वो उन्हें पता था। अच्छा, तो हज़रत मौलाना ने कहा वहाँ पे क्यों नहीं आप तशरीफ़ ले जाते? तो वो फिर वहाँ पे गए, हज़रत मौलाना ने उस होटल में जाके क़याम फरमाया और इंतज़ामात पर इत्मीनान का इजहार किया, लेकिन जो थोड़ी सी तलखी बीच में हो गई थी उसके लिए मौलाना ने बिल्कुल खुले दिल से काम लेते हुए तमाम सफारत खाने के अमले को अमान दी और उन्होंने कहा कि ठीक है तुम आइंदा मेरी खिदमत जारी रखोगे। तो देखिए अब ये मामला भी होता है।
अब ये जो उलमाए दीन की कदर मंजिलत हमारे सिस्टम में है। अरे तनवीर साहब तो नहीं ना उलमा। वो तो टाइकून है नहीं, ना, वो business मैं आपको बाहर से जोड़ रहा हूँ। हाँ ठीक है ना। अच्छा, अब जो तनवीर साहब की, अब मैं क्या कहानी यार नहीं बताए ना, एक आधी तो बताए ना, एक आधी बताते हैं, लोगों को भी बता दिया करें। मैं किसी का नाम नहीं लेता, ऐसा कर लेते, नाम नहीं लेता, ठीक है। एक दफ़ा इमरान खान साहब शौकत खानम के लिए गए वहाँ पे अमेरिका में फंड रेजिंग के लिए। अलीमा खान भी जाती रहती हैं। तो बहुत सारे लोग वहाँ पे ऐसे हैं जो बड़े बड़े टाइकून बने फिरते हैं, बताते हैं कि जनाब मेरा ये भी है, मेरा वो भी है, मैंने टाई लगाई हुई है। अच्छा, वहाँ पे खड़े होके ना जब वो होता है, वो ऐलान करते हैं कि जनाब मेरी तरफ से $1,00,000। अच्छा, वो जो हो जाती है, मुंतज़मीन है वो खुश हो जाते हैं। लेकिन जब वो $1,00,000 वसूल होता है तो पता नहीं क्यों वो सिर्फ 1,000 या $10,000 रह जाता है। अच्छा, चेक वो भेज देते हैं जी, और नारा ऐलान जो है वो इस तरह का करते हैं। तो ये मामला क्या ये खुला तजाद नहीं? अच्छा हबीब साहब, तो अब जब इस तरह के लोग अगर इमरान खान से मुलाकात करेंगे तो वो भी बाहर आके हो सकता है कि 10,000 के चेक को 1,00,000 बता रहे हो। ये बात ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज ऐड करें, वो जो मैं पहले आपसे गुजारिश कर रहा था, ये जो तनवीर साहब है ना, ये भी इन्होंने भी वही वर्ड यूज किया है जो खब्बे सज्जन सुन के हर बंदे ने किया हो ना, पोलराइजेशन। और पोलराइजेशन थी यार, कोई बंदा सोचे तो सही हो क्यों रही है। ऑलवेज गुड, पोलराइजेशन कोई मसला नहीं होता, मसला तो चाहे होता हो। नहीं, देखिए पॉलिटिकल सोसाइटी में हर वक्त थोड़ी बहुत पोलराइजेशन रहती है। पोलराइजेशन का मतलब उस सेंस में नहीं सर, खुदा न खास्ता आप उसको ये ना करें कि सोसाइटी ने कोई तकसीम होगी, सोसाइटी तकसीम तो नहीं चल रही। लेकिन सर सियासी बेसिस के ऊपर अगर वो हो रही है तकसीम, और मतलब एक आप इस कुतुब पे खड़े हैं, दूसरा उस कुतुब पे खड़े, ये ठीक चीज नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि इसकी अंडरलाइंग कॉज पकड़नी चाहिए, जो पूरी दुनिया में लोग पकड़ रहे हैं। अमेरिका में भी पोलराइजेशन हो रही है, यूरोप में भी पोलराइजेशन हो रही है, इंडिया में भी हो रही है। उत्थे तो इमरान खान ने ना की थी। अच्छा, उधर इमरान खान नहीं की थी, उधर अशराफिया से मसला है। और एक निहायत अदना सा तालिब इल्म हूं, ये जो 4-5 चीजें जो पिछले कुछ अरसे से आई हैं जी, जो इस्तिलाहात बड़े आम इस्तेमाल करते हैं, हाँ जी, वो है पॉपुलिज्म, पॉपुलिस्ट अप्रोच है जी, कल्ट जी। तीसरी बात है पोस्ट मॉडर्न ट्रूथ, क्या है पोस्ट ट्रूथ, या इस तरह की कुछ चीज भी एक अच्छा, पोलराइज, इस तरह के जितने अल्फाज है ना, मैं अभी तक समझता हूं कि ये मुकम्मल इस्तिलाहें नहीं हैं। ये दरअसल वो सियासी नापुख्ता जहन जो किसी सियासी नजरिए या सियासी शख्सियत को नापसंद करते हैं, उन पर इन इस्तिलाहों का तशद्दुद शुरू कर देते हैं। अच्छा, फिस्तायत। अब यहाँ पे जब आप इन इस्तिलाहों का इन बेमानी इस्तिलाहों का, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अदना तालिब इल्म जी, पोलराइजेशन मैं ये समझता हूँ कि सोसाइटी में हर वक्त रहती है और रहनी चाहिए। ख्यालात का टकराव और तजाद रहना चाहिए। सर वो डिबेट एंड आर्गुमेंट है। अच्छा, डिबेट एंड आर्गुमेंट चलता रहना चाहिए, लेकिन वो उसको तखसीस करते हैं उसमें। पता है कि अब उसमें आपको ये पता नहीं चलता कि आपने किस हद पे उसको पोलराइजेशन करार देते हैं। एक बात बताएं, ये जो पाकिस्तान में पोलराइजेशन सो कॉल्ड, मतलब मैं माफ कीजिएगा मैं वक्त ले रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ हम थोड़ा हम एक्सक्यूट करें, हमें क्या इस वक्त पाकिस्तान में दस्तूर के ऊपर कोई बहस मौजूद नहीं? क्या पाकिस्तान की इंटेग्रिटी पे कोई बहस मौजूद है? क्या दस्तूर मौजूद है? नहीं, आप देखिए ना, नहीं, जो कर रहे हैं वो क्रश कर दिए जाते हैं। दस्तूर बेसिक डॉक्यूमेंट है ना। हाँ। जब उस पे कोई बहस ही मौजूद नहीं, सब लोग उसी के पीछे चलने की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, तो कौन सी पोलराइजेशन है? और उसमें फिर ये है कि बोलते जो चंद हैं, हाँ, सब ये शरपसंद, सब ये शरपसंद, वो शरपसंद है जी, जो उसके अपहोल्डिंग के लिए बोल रहे हो, बाकी अल्लाह खैर। कराची में जो वाकया पेश आया अकबर, मैं चाहूंगी कि आप उस पर जरा कमेंट कर दें। बड़ा ही अफसोसनाक, वैसे मुझे तो पर्सनली वो देख के ये भी वहीं पे जुड़ता है जाके। हाँ। ये भी पोलराइजेशन को जन्म देने के लिए सोसाइटी के अंदर, जब आप ये देखते हैं कि अशराफिया, वो हसन निसार साहब ने बड़ा खूबसूरत लफ्ज रखा हुआ इनके लिए, बदमाशिया। ये बदमाशिया, ये जो हरकतें करती है, यही बदमाशिया आपके सेनेट में आती है, यही आपकी नेशनल असेंबली में होती है, अशराफी होती है ना। आम बंदा, मैं आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, इतनी हमारे में सकत है, माली एतबार से नहीं है। नहीं है। तो वो सिस्टम उनके लिए वो सब सारा मामला बना हुआ है।
और दूसरा मैं उसमें ना इस एंगल पे तो हो गया, इसकी वजह से पोलराइजेशन फिर अगेन दोबारा वो बात करनी पड़ती है कि लोग नफरत करना शुरू हो जाते हैं उस सिस्टम से। मैं जिस चीज़ पे हबीब साहब बात करना चाह रहा हूँ, इतना भरा मजमा, ये कोई छठा सातवां वाकया मैंने देख लिया है, ये तमाशबीन हो गई है कौम। ये इधर किसी की इतना नहीं होता कि यार जाके हाथ पकड़ ले, किसी का रोक ले। 15 लोग खड़े हुए वहां पे जाके, और वो एक बेचारी निहत्ती खातून तरले मिनते कर रही है, वो वीडियो बनानी तेन याद आ गई है, वो 4 बंदे मिलके उसको कहेंगे यार तू कौन है, क्या कर रहा है तू यहाँ पे, क्या बदतमीजी चलाई हुई, को 15 पे कॉल कर दे। ये एक वाकया नहीं है, पिछले जितने वाकया देखेंगे ना उसमें ये फैक्टर आपको नजर आएगा। जब कोयटा में आपको याद है कि एक वाकया जिसमें एक पुलिस वाला था, सामने आया था एक बड़ी गाड़ी के जी, और उसके बाद ये साबित हुआ अदालत में जाके कि वो तस्वीर भी वाजे नहीं है, वो यूं भी है, वो यूं भी है, वो यूं भी है, और वो बंदा बरी हो गया, मजीद अचकज़ई जी। और सबको पता था कि गाड़ी में कौन मौजूद है। अब अदालत में इसको साबित करना पता नहीं अब कैसे है। कानून तो अंधा होता है, इस वजह से शायद कानून ने बहुत सारी बारीकियां और जुजियात को नजरअंदाज कर नहीं पई हुई है। वैसे वो बड़ी क्लियर फुटेज थी। अच्छा, अब आप जरा देख लीजिए ना कि जब एक तरफ वो वाकया हो रहा होगा, फिर एक साहब किसी हसास इदारे की खातून थी, उनका हवाला उनकी बेगम थी, हाँ। बेगम थी, और उसके बाद जिस तरह वो पुलिस वालों से सलूक कर रही थी, उनका क्या हुआ, किसी ने पता किया? नहीं, कुछ नहीं हुआ सर। अच्छा, कुछ नहीं हुआ। तो वो एक लड़का था जिसने पुलिस वालों को गालियां निकाली, मेरे वालिद फलाना है फलाना। जी, एक आपको याद होगा, ये 10-12 साल बल्कि ज्यादा हो गए हैं, शहबाज शरीफ साहब की हमशीरा, जी हमशीरा थी या बेटी थी, अजीजा थी कोई, वो टीवी पे बड़ा उस वक्त चला, बेकरी में जाके जो उन्होंने। तो अब जो इन साहब ने किया, सलमान फारूकी साहब तो वैसे नहीं कहना चाहिए। अच्छा, अब जो सलमान फारूकी ने किया, ये आपको तसलसल नहीं नजर आ रहा? बिल्कुल ऐसा तसलसल ही है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें बेशुमार नागुफ्तनी वाकयात भी हैं जी, जो मैं अर्ज कर सकता हूँ, लेकिन अगेन वो वक्त नहीं है, ये हालात नहीं है कि मुझे भी मतलब मैं भी चाहता हूँ कि मैं इज़्ज़त से, जो थोड़ी बहुत मेरी इज़्ज़त है वो इसमें, इस मुल्क में रहने में है, और वो कायम रहे। अब वाक़या तो बेशुमार है, तो आपके सिस्टम के अंदर बाकायदा तौर पर जो ताम झाम है, जो कानून शिकनी है, वो तो बाज़-औक़ात ऐसे लगता है कि कहीं पॉलिसी का हिस्सा बनी हुई है। आप अगर कमज़ोर हैं तो कानून आपको यूं जकड़ेगा कि आपकी सारी जिंदगी खर्च हो जाएगी उस जाल से निकलने के लिए। ये भी एक न्यू नॉर्मल है ना, तो फिर कोई नहीं, ओल्ड नॉर्मल है, और उसमें ओल्ड नॉर्मल भी है, लेकिन हमेशा से यही होता है। जिस एक्सट्रीम से अब ये हो रहा है ना, वो न्यू नॉर्मल। नवाज शरीफ साहब जब 50 रुपए के स्टाम्प पे मुल्क से बाहर चले जाएंगे, और यहाँ पे उमर सरफराज चीमा जैसे जिनकी तबीयत इतनी खराब है, उनको इलाज की इजाजत नहीं मिलेगी। यहाँ पे मियां महमूदुर रशीद, यहाँ पे एजाज चौधरी, इमरान खान, उनकी अहलिया, ये सारे लोग जिस मुसीबत से गुजर रहे होंगे, तो आपको पता नहीं चल रहा अच्छा कि कानून क्या है और उसूल। और फिर सियासत की आड़ में जब आप देंगे, इजाजत देंगे खासतौर पे पुलिस को कि घुस जाओ, चादर चार दीवारी तो चक्कर ही कोई नहीं है, जिसको मर्जी चुक लो, जो मर्जी कर दो, तो फिर वो सिर्फ वहां तक वो लिमिटेड नहीं रहेगा। हाँ, वो सभी तक आएगा, वो सभी तक आएगा। हबीब साहब, कुछ कमेंट्स हैं, कुछ सवालात हैं। इमरान सादिक साहब और जाहिद इरफान साहब दोनों ने कमोबेश एक जैसी बात की है। वो जो हम आपको याद होगा हफ्ते के रोज़ बात कर रहे थे, खान साहब की तहरीक के क्या अशकाल होंगी, क्या सूरतें हो सकती हैं, तो वो कह रहे हैं कि जो सूरतें आप बयान कर रहे हैं एहतजाज की, उससे तो अगले 100 साल में भी तब्दीली नहीं आ सकती। ताकत का जवाब सिर्फ ताकत से ही दिया जा सकता है। देखिए, ये बाज़ औक़ात जो नौजवान है ना, उनका गर्म खून इस तरह के दलाइल देता है, लेकिन जो सियासी जद्दोजहद होती है वो हमेशा इसी तरह होती है। वो पुरअमन होती है, वो आराम से की जाती है, आइडियली वो दलील से की जाती है, वरना ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने हिस्से का काम बाहर आके सड़क पे उन लोगों में शामिल होते हैं कि जो समझते हैं कि वो अब तोहमत इश्क पोशीदा काफ़ी नहीं, वो फिर खड़े होते हैं बस। एक और कमेंट है कि बेहतर है कि सारे मुल्क में एहतजाजी तहरीक चलाते हुए इमरान खान की तस्वीर वाले मास्क इस्तेमाल किए जाएं। इससे एक तो प्रमोशन होगी, वैसे प्रमोशन की ज़रूरत तो नहीं है खान साहब को, दूसरा लोगों की शनाख्त ज़ाहिर नहीं होगी तो गिरफ्तारियाँ नहीं हो सकेंगी। ये तो अब PTI वालों को गौर करना चाहिए इस पर। ये हुआ भी एक दफ़ा पहले कि इतने मास्क कहाँ से लाएंगे। और एक सवाल है अरीशा शेख का
क्या अली अमीन गंडापुर पीटीआई के साथ लॉयल हैं? क्योंकि वो हर बार अवाम को छोड़, एक दफा गालिबन राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ा अच्छा मास्क लगाया था, वो शेर वाला और बड़े फनी होते हैं। तो वो पूछ रही हैं अरीशा कि क्या अली अमीन गंडापुर पीटीआई के साथ लॉयल हैं, क्योंकि वो हर बार अवाम को छोड़कर फरार हुए हैं, इस बार क्या गारंटी है कि वो मैदान छोड़कर नहीं भागेंगे? इसका फैसला पीटीआई वाले ही कर सकते हैं या इमरान खान कर सकते हैं। लेकिन खान साहब ने इस दफा जो कहा है कि जेल से मैं खुद लीड करूंगा, इट मींस कि अब कॉल ऑफ भी वही करेंगे। हबीब साहब, एहसान खोखर साहब ने खान साहब के लिए एक शेर लिखा है, मतलब उन्हें लग रहा है कि शायद ये शेर खान साहब की ज़िंदगी पे फिट आता है। मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। जॉन एलिया साहब का शेर है ये। लेकिन मैं एग्री नहीं करता, ये किसी भी तौर पे खान साहब पे मसदाक नहीं। चलें, सबकी अपनी अपनी राय है और तबाह नहीं किया, सबकी अपनी अपनी राय है और हम सभी की राय का एहतराम करते हैं। अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।